भारत में हर साल लाखों लोग नया बिजनेस चालू करते हैं, लेकिन होता क्या है कि इसमें से बहुत सारे बिजनेस जो हैं 3, 4, 5 सालों में डिस्टर्ब होने लगते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है? क्या उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है, उनके पास कस्टमर नहीं होते हैं, उनके पास कैपिटल नहीं होती है। कई मामलों में अगर हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि मतलब ये सब चीज़ें होती हैं, उसके बाद भी उनका बिजनेस ठीक से नहीं चल पाता है या डिस्टर्ब हो जाता है कुछ कारणों से। और उसका बेसिक कारण ये होता है कि जो व्यापार करने से संबंधित जो कानूनी या कंप्लायंस संबंधी जो गलतियां होती हैं, वो शुरुआत में तो आदमी को छोटी छोटी लग रही होती हैं, लेकिन बाद में वही गलतियां जो होती हैं बड़ा रूप ले लेती हैं। और उसमें क्या होता है कि जैसे पार्टनरशिप का विवाद है, टैक्स की नोटिसेज हैं, या और भी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, और ये इतना डिस्टर्ब कर देती है पूरे बिजनेस को कि एक चलता चलाता बिजनेस जो है बंद होने के कगार हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि बिजनेस शुरू करने से पहले की 5 सबसे बड़ी कानूनी गलतियां क्या हैं। स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल ए डीप डाइव बाय सीए दिशा में। और जैसा कि हमने बताया कि आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर आप कोई नया व्यापार चालू करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपको भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। हम एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात प्रारंभ करते हैं कि 2 फ्रेंड हैं। एक मान लीजिए राकेश जी हैं और एक प्रतीक जी हैं। इन दोनों लोगों ने मिलकर बिजनेस करना प्रारंभ किया। शुरुआत में उत्साह होता है, खूब सपने बड़े बड़े होते हैं, सब मेहनत करते हैं मिलके। उस समय चूंकि प्रेम होता है आपस में एक दूसरे का विश्वास होता है, तो लोगों ने सोचा कि पहले बिजनेस चालू कर लेते हैं, बाकी सारा काम जो कागजी खाना पूर्ति वो सब बाद में कर लेंगे। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही बिजनेस में प्रॉफिट होना चालू होता है तब विवाद शुरू हो जाता है। विवाद किस चीज का? कि दोनों लोगों में हिस्सा किसका कितना कितना होगा, कौन डिसाइडिंग फैक्टर होगा, कौन मुख्य निर्णय लेगा, कौन क्या काम करेगा व्यापार में, पैसा कौन कितना लगाएगा, किस काम की किसकी जिम्मेदारी होगी। और यहीं से शुरू होती है इस तरह की परेशानियां जो कि भारतवर्ष में लगातार बार बार तो रह जाती हैं। आपकी जैसा हमने आपको बताया था कि 5 सबसे बड़ी गलतियां कौन सी हैं। तो सबसे पहली गलती जो इस उदाहरण से सामने आई वो ये कि सही बिजनेस स्ट्रक्चर का चुनाव। ज्यादातर क्या होता है, लोग बिना सोचे समझे प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस शुरू कर देते हैं, लेकिन हर व्यापार के लिए प्रोप्राइटरशिप सही नहीं है। अब मान लीजिए 2 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो फिर प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब है कि किसी एक व्यक्ति के नाम से बिजनेस कर लिया जाए। उसमें तो आवश्यकता इस बात की है कि वो बिजनेस ही पार्टनरशिप में करना चाहिए। बिजनेस स्ट्रक्चर के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर सामने आते हैं, विकल्प सामने आते हैं, ऑप्शन सामने आते हैं, उसमें एक तो प्रोप्राइटरशिप हो गया, एक व्यक्ति है अकेला उसको बिजनेस करना है, प्रोप्राइटरशिप हो गया। 2 लोग मिलके कर रहे हैं, 3 लोग मिलके कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर ली। या इसी को और बड़ा मतलब थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन मिल जाए तो एलएलपी बना लिया, या और उनको थोड़ा व्यवस्थित रूप से काम दिखाने की जरूरत है, या उनको लगता है कि हम बड़ा बिजनेस करेंगे तो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली है, लिमिटेड कंपनी बना ली। तो ये सारे स्ट्रक्चर हैं बिजनेस के जो कि डिसाइड करना पड़ता है शुरुआत में आपको। क्योंकि मान लीजिए शुरुआत में आपने सही स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं किया तो यही जो गलत सिलेक्शन है आपका संरचना का, स्ट्रक्चर का, ये आपके लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। और जब पता लगा बिजनेस बढ़ गया हमारा और हम तब बिजनेस स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं तो उस समय बहुत सारी गड़बड़ियां पैदा हो जाती है। उसमें पता लगा कभी कभी वो हो ही नहीं सकता है। अब आप बनाना चाहते हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिस नाम से आपने बिजनेस चालू किया वो नाम आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिल ही नहीं रहा है क्योंकि ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर करा रखा है, तो क्या करोगे? इस तरह की मतलब गड़बड़ियां हो जाती है। तो सबसे पहले सही बिजनेस स्ट्रक्चर का चुनाव। हमने जैसा कि बताया आपको बिजनेस स्ट्रक्चर में कि अकेले हैं तो प्रोप्राइटरशिप, 2-3 लोग मिलके हैं तो पार्टनरशिप। अब जब पार्टनरशिप हमने करनी की, मान लो 2 लोग मिलके 3 लोग मिलके व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें बिना लिखित पार्टनरशिप एग्रीमेंट के, जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, अगर हमने व्यापार चालू कर दिया केवल आपस के भरोसे पर,
तो आप ये समझ लीजिए कि 99% केसेस में विवाद होना ही है। तो पार्टनरशिप डीड या जैसे एलएलपी अगर बनाना है तो एलएलपी का एग्रीमेंट वो हमको बनाना ही है। और उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन किसका कितना रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका कितना रहेगा, कौन आदमी क्या काम करेगा, किसका कौन आदमी किस चीज़ का निर्णय लेगा, मतलब ना बैंक का ऑपरेशन कौन करेगा। अगर मान लीजिए कोई उनमें से पार्टनरशिप से बाहर होना चाहता है, मतलब आगे तक की सोचनी है कि अगर कोई बाहर होना चाहता है तो वो कैसे बाहर होगा, उस समय कैसे क्या क्या निर्णय लिया जाएंगे, गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, उसको कैसे पेमेंट किया जाएगा, किस हिसाब से ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी जानी चाहिए। पूरा पार्टनरशिप एक्ट है इसके बारे में, जिससे कि समझ के पार्टनरशिप डीड एक अच्छी सी ड्राफ्ट करवानी चाहिए। अब तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि बिजनेस और पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को आपस में घालमेल कर देना। और ये बहुत मतलब इतनी कॉमन चीज है कि आप ये समझ लीजिए कि 99% केसेस में, हमारे तो बहुत सारे केसेस आते हैं, व्यापार चालू कर दिया, पता लगा कि बिजनेस का पैसा जो अपने पर्सनल सेविंग बैंक अकाउंट में पेमेंट ले रहे हैं, या बिजनेस का खर्चा अपने पर्सनल सेविंग बैंक अकाउंट से कर दिया, बिजनेस का करंट अकाउंट भी खुला हुआ है और तब भी अपने पर्सनल अकाउंट से कर रहे हैं। कभी क्या बताते हैं कि पता लगा कि बिजनेस के अकाउंट में यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं चल सकता है, इसलिए हम यूपीआई अपने पर्सनल अकाउंट से कर देते हैं। तो इस तरह की चीजों से बचने की जरूरत है। या मान लीजिए व्यापार का पैसा था, हमने घर खर्चे में लगा दिया, हमको पैसा व्यापार का है, कैपिटल का है, व्यापार की पूंजी का है पैसा, हमने घर का कोई खर्चा जरूर पड़ा वहां हमने लगा दिया, या घर खर्च के लिए पैसा वो हमारी जेब में पड़ा था, हमने उसको व्यापार में लगा दिया। जबकि इन सबके प्रॉपर सिस्टम होने चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ये सब चीजें अगर आप नहीं मैनेज कर पाए तो ये बाद में बहुत बड़ी समस्या पैदा करती हैं। ये अकाउंटिंग इससे खराब हो जाती है पूरी आपकी। आप बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे, आपको लगेगा पता नहीं क्या कर डाला है, उसमें सेविंग बैंक अकाउंट भी चल रहा है, करंट अकाउंट भी चल रहा है, पर्सनल खर्चे भी उसी में घुसे हुए हैं, है ना। टैक्स मैटर्स में बहुत दिक्कत पैदा होती है, क्योंकि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे वहां पर आप अथॉरिटीज को, टैक्स अथॉरिटीज को, कि यह खर्चा कैसे आपने यहाँ डाल दिया है। आप अपना प्रॉफिट ठीक से नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने आपने पर्सनल खर्चे भी उसमें डाल दिए। अब आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट ही नहीं पता है कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। और इन सारे घालमेल की वजह से पता लगा आप बिजनेस के लिए लोन लेने आ रहे हैं, वहां आपको लोन भी नहीं मिल पा रहा है। आप जो अपना अकाउंट दिखा रहे हैं, करेंट अकाउंट, उसमें ट्रांजेक्शन नहीं है, आपके सेविंग बैंक में ट्रांजेक्शन है सारे बिजनेस के, जो आपने जमा कर लिए हैं, या उसी से आपने बिजनेस का पेमेंट कर दिया है। तो पहले दिन से ही क्या करना चाहिए, अलग बैंक अकाउंट हो, अलग अकाउंटिंग हो बिजनेस की, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड बिल्कुल अलग रखे जाएं। चौथी कॉमन मिस्टेक क्या होती है, एमएसएमई है, शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, इन रजिस्ट्रेशंस को नजरअंदाज करना। अभी तो बिजनेस चालू कर लेते, बाद में करवा लेंगे। ये जो एटीट्यूड है बिजनेस करते समय, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किन्हीं किन्हीं केसेस में है क्या कि शुरुआत से ही आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। पता लगा आप स्टेट के बाहर से माल ला रहे हो, या आपको माल बेचना है स्टेट से बाहर, तो बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आप कर कैसे लोगे। अभी तो मान लो एक दो इनवाइस आप ऐसे कार में रख के अपना माल ले आए, वहां से छोटा सामान है, बड़ा सामान नहीं, आप कार में रख के ले आए दिल्ली से खरीद के, लेकिन उसकी एक आप अकाउंटिंग अपने यहाँ कैसे करोगे, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट जैसे ही माल ला रहे हैं आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बहुत केसेस में अनिवार्य है, क्योंकि मान लीजिए आप ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो कि एमएसएमई के परव्यू में आता है, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाएंगे अगर आपने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, है ना। मान लीजिए आपको लोन लेना है, तो वो कहेगा भैया तो आपने तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया उद्यम का, तो आपको लोन कैसे दिया जाए उस व्यवस्था में, जिस व्यवस्था में आप लोन लेने के लिए आए। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, आप ये समझ लीजिए कितना आवश्यक रजिस्ट्रेशन होता है कि आप कोई भी व्यापार चालू कर रहे हैं, इसका रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें आप। बहुत छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन करवाना जरूरी है। कभी कभी किसी व्यापार के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी होता है, जैसे हमारे दवा का काम है तो आपको लेना है उसका, फार्मा का लाइसेंस लेना है, फार्मे। इस तरह के जो भी आपको काम कर रहे हैं अपने बिजनेस से संबंधित, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग का आपको काम करना है, मान लीजिए आपको अपना माल जो है, आप जो दुकान पर रखे वही माल आपको अपना ऑनलाइन बेचना है, उसमें आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है।
वेरी फर्स्ट डे से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी उससे संबंधित रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल्स हैं वो सारी आप ले लीजिए, उनको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। और सबसे आवश्यक हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी बताएंगे आपको कि जो भी व्यापार आपने शुरू किया है पहले दिन से उसकी सारी लिखा पढ़ी आप रखिए, एक एक पैसे का हिसाब रखिए। आप माल मंगवा रहे हैं उसके कोटेशन है, परचेज ऑर्डर है, परचेज के बिल हैं, एग्रीमेंट है, इनवाइसेस हैं, वेंडर से जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो हैं, सारे डॉक्यूमेंट एक एक डॉक्यूमेंट फाइलों में बाकायदे लगा रखिए आप। क्योंकि जब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही किसी तरह का कोई व्यापार में विवाद किसी व्यापारी से किसी कस्टमर से आपके होता है तो केवल और केवल डॉक्यूमेंट ही आपका बचाव करेंगे। और व्यापार में ये याद रखने वाली चीज है, बहुत पुरानी कहावत है कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। जो लिखा नहीं गया है वो सिद्ध करना, उसको प्रूव करना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन जरूर बनाइए, हर डॉक्यूमेंट को अपने संभाल के रखिए, सारे सारे कागजों को अपने संभाल के रखिए और हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखिए। हम अपनी बात को यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अधिकांश व्यापार इसलिए असफल नहीं होते हैं कि उनका प्रोडक्ट खराब था या उनके पास कस्टमर बेस नहीं था या और कोई कारण या उनकी कैपिटल पर्याप्त नहीं थी। है क्या कि बहुत सारे जो व्यापार हैं आपके इसलिए भी खराब हो जाते हैं क्योंकि आपने लीगल कॉम्प्लायंसेस में, डॉक्यूमेंटेशन में, स्ट्रक्चर में गलतियां की। और ये पूरे बिजनेस की नींव है जहां से आपको शुरुआत में ही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर नींव कमजोर होगी तो आप ये समझ लीजिए कि उस पर एक अच्छी इमारत खड़ी नहीं हो सकती है। व्यापार की सफलता वास्तव में सेल्स से आती है, लेकिन केवल सेल्स से नहीं आती है। तो इसलिए सेल्स, आपका सिस्टम, आपकी कंप्लायंसेस, इन सब का एक जो बैलेंस है वो आपके व्यापार को सफल कर सकता है। और फिर से इस चेकलिस्ट को आप ध्यान रखिए, 5 पॉइंट हैं। पहला, सही बिजनेस स्ट्रक्चर का चुनाव। अगर बिजनेस आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर बिजनेस कर कर रहे हैं तो उसमें पर्सनल और बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अलग अलग रखिए, बिल्कुल उनमें कभी भी घाल मत करिए। आवश्यक जो रजिस्ट्रेशंस हैं, कम लाइसेंसेस हैं वो बिल्कुल लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने हर ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें और हर डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखें। इन 5 बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं शुरुआत से ही अपने बिजनेस में तो अनेक समस्याओं से बच सकते हैं। कोई भी व्यापार शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन व्यापार को सेफ रखना, उसको परमानेंट बनाना, ये एक बुद्धिमानी का काम होता है। और जिसमें अधिकांश लोग क्या करते हैं कि दुकान बढ़िया बना लेंगे, शोरूम बढ़िया बना लेंगे, ऑफिस का बढ़िया स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, मार्केटिंग पर खूब पैसा खर्च करेंगे, लेकिन जो उसका लीगल बेस होता है, जो कि उसका स्ट्रक्चर बेस होता है, जो कि उसकी कंप्लायंस बेस होता है, इसको ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमारा फिर से वही चीज है कि मजबूत नींव वाला व्यापार ही लंबे समय तक और ऊंचाई तक जा सकता है, लंबे समय तक खड़ा रह सकता है। तो हमारा निवेदन आपसे ये है कि अगर आप कोई अपना व्यापार प्रारंभ करने जा रहे हैं तो चाहे तो हमको कमेंट में आप अपने व्यापार के बारे में बता देंगे, तो उस पर्टिकुलर व्यापार के संबंध में भी जो कंप्लायंसेस वगैरह हैं उनको संबंधित हम आपको कंप्लायंसेस हैं, टैक्स से संबंधित मैटर्स हैं, वो सब हम आपको उसके भी वीडियो बना सकते हैं अलग से। ऐसा नहीं कि मतलब ये तुमने जनरल वीडियो बना दिया कि क्या क्या हो सकता है, पर्टिकुलर उस व्यवसाय से संबंधित भी हम लोग बना सकते हैं। और आपको लगता है कि ये वीडियो कहीं से आपको जरा सा भी टच कर रहा है, कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसको जो है शेयर जरूर करें, लाइक कर दें, शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आपके लिए भविष्य में अगर इस तरीके की जो आपके मतलब की वीडियो हैं आपको लगातार मिलते रहें। चैनल का नाम हम फिर से रिपीट कर दें, ए डीप डाइव बाय सी ए दीप मिश्रा। इसको आप सब्सक्राइब करें
और सब्सक्राइब करके अपने बिजनेस, अपने टैक्सेशन, अपने फाइनेंस और इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में लगातार जानकारी लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।